हेलो स्टूडेंट्स, कर्व इन स्पेस डिफरेंशियल ज्योमेट्री का चौथा वीडियो। इसमें हम लोग आर्क लेंथ पढ़ेंगे। आर्क लेंथ एट जनरल पॉइंट, ये फार्मूला लिखा हुआ है। जब भी आर्क लेंथ आपको मेज़र करने के लिए कहा जाएगा, जाहिर सी बात है लिमिट जरूर दी रहेगी ना कि यहाँ से यहाँ तक मेज़र करो। इस फार्मूले का डेरिवेशन देखिए, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप implies that r dash vector equal to x dash I cap plus y dash j cap plus z dash k cap implies that r dash vector t cap होता है, आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग डिराइव कर चुके हैं। t cap इक्वल टू यही x dash I cap plus y dash j cap plus z dash k cap implies that mod t cap vector इक्वल टू अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर है। टी कैप यूनिट वेक्टर है, इसका मॉडुलस 1 होगा। 1 इज इक्वल टू अंडर रूट डी एक्स बाई डी एस होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एस होल स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी एस होल स्क्वायर। implies that 1 is equal to under root dx by dt dt by ds, ऐसे लिख दिया हमने चेन रूल से। dx अपॉन ds को ऐसे दोनों को और भी लिख दिया, dy बाई ds को भी और dz बाई ds को भी। तो dy बाई dt dt बाई ds होल स्क्वायर प्लस dz बाई dt dt बाई ds होल स्क्वायर, dt स्क्वायर ds स्क्वायर dt स्क्वायर ds स्क्वायर, ये सब में आएगा ना। तो रूट से बाहर निकलेगा dt अपॉन ds, ds से मल्टीप्लाई कर दिए, ds इक्वल टू अंडर रूट dx बाई dt होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल स्क्वायर प्लस dz बाई dt होल स्क्वायर। और क्या बचा? और बचा dt। देयरफॉर s इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रल अंडर रूट, ये क्या चीज़ है, ये है x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर dt। t की लिमिट t1 टू t2 हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन करिएगा जब तो उसमें लिमिट्स नोन रहेंगी। अगेन वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जेड वाई जे कैप प्लस जेड के कैप implies that r डॉट वेक्टर माने d वेक्टर r अपॉन dt माने dx बाई dt i कैप प्लस dy बाई dt j कैप प्लस dz बाई dt k कैप, यानी कि x डॉट i कैप प्लस y डॉट j कैप प्लस z डॉट k कैप implies that r डॉट वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पे इसको भी हम रख सकते हैं। 10 कंप्लीट फार्मूला इज दिस, एस इक्वल टू इंटीग्रल t1 टू t2 अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर dt, या इंटीग्रल t1 टू t2 मॉड r डॉट वेक्टर dt। टेंजेंट लाइन के डीसीज और डीआरस के बारे में आपको हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर उसकी हम चर्चा कर लें हेडिंग डाल के।
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टेंजेंट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टेंजेंट, बहुत ही मार्वलस रिजल्ट ही आपको बताने जा रहा है। एक कर्व्स पढ़ते समय भी इसका यूज़ होगा, सरफेस थियरी जब पढ़िएगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री में वहाँ भी इसका इस्तेमाल है। फाउंडेशन में आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था, कोई लाइन है जो वेक्टर ए के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है, उस लाइन के डीसीज यदि एल एम एन हो तो उस लाइन की दिशा में यूनिट वेक्टर बराबर होगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। इसको ध्यान रखिएगा। आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप implies that r dash vector equal to x dash I cap plus y dash j cap plus z dash k cap, और r dash vector t cap के बराबर होता है, प्रूव कर चुके हम लोग ना, इक्वल टू x dash I cap plus y dash j cap plus z dash k cap। t cap क्या चीज़ है? यूनिट वेक्टर along the tangent, यूनिट वेक्टर along the tangent, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यूनिट वेक्टर along tangent at r। तो आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये टेंजेंट लाइन के डीसीज होंगे। देयरफॉर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द टेंजेंट लाइन, of the tangent line। कौतूहलवश, जिज्ञासावश आइए जरा हम देखें कि इन तीनों डीसीज जिनको आप कह रहे हो, जिन तीन नंबर्स को आप डीसीज कह रहे हो, क्या इनके स्क्वायर्स का सम 1 होगा क्या? चेक इट। मोर ओवर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एस होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी जेड होल स्क्वायर प्लस डी एस भाई और डी जेड अपॉन डी एस होल स्क्वायर। ऐसा किस लिए ये सब कर रहे हैं हम मेट्रिक की तरफ क्यों बढ़े? हम यहीं से पकड़ लेना, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर यहाँ पे हम कर दे रहे हैं यहीं पर नंबर 1। तो ये बराबर क्या चीज़ है? ये है टी कैप के मॉडुलस का स्क्वायर बाई 1। टी कैप का मॉडुलस होगा अंडर रूट नहीं है, और टी कैप का मॉडुलस होता कितना है? 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम बड़े ही कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल आर। डायरेक्शन रेशियोज की बात कर लें। नोट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, दैट इज एक्स डैश को हम लिख सकते हैं एक्स डॉट अपॉन एस डॉट, चलेगा, डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी एस अपॉन डी टी, कामा वाई डैश को हम लिख सकते हैं वाई डॉट अपॉन एस डॉट, कामा जेड डैश को हम लिख सकते हैं जेड डॉट अपॉन एस डॉट, आर डीसीज ऑफ टेंजेंट लाइन। अब आपने पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में कि डीसीज में एक ही संख्या से गुना कर दें, सभी में, तीनों में ही फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नए नंबर्स आएंगे वो डीसीज नहीं रह जाएंगे, वो डीआरस हो जाएंगे। तो एस डॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंप्लाइज दैट एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द टेंजेंट लाइन, एट द पॉइंट आर। तो ये भी दिमाग में आप रखिएगा, ये हम आपको बता रहे हैं, सरफेस थियरी तक आपके काम आएगा, वहाँ भी आप पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ी होगी।
बहुत ही मार्के का रिजल्ट। अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आर्क लेंथ पर एग्जाम्पल। Example number 1. To find the length of the circular helix, to find the length of the circular helix, अब ऐसे किसी कर्व का नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि ये टार्टुअस कर्व है, ट्विस्टेड कर्व है, ये किसी प्लेन में नहीं बनेगा। एग्जाम्पल बताएं, स्प्रिंग। स्प्रिंग को ध्यान से देखिए, किसी प्लेन बना लोगे क्या? सवाल ही तो स्पेस कर्व है, ट्विस्टेड कर्व है। सर्कुलर हेलिक्स, इक्वेशन उसका वेक्टर इक्वेशन होता है, वेक्टर आर इक्वल टू ब्रैकेट ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, सी थीटा, थीटा बीइंग पैरामीटर, फ्रॉम 0 to A0 to pi c, A0 to pi c, full stop. Also to obtain its equation, also to obtain its equation in terms of the parameter s, in terms of the parameter s, that is equation in the natural form, that is equation in the natural form बोलते हैं, नेचुरल फॉर्म। नेचुरल फॉर्म माने एस के रूप में, एस पैरामीटर के रूप में इक्वेशन। अभी थीटा जनरल पैरामीटर के रूप में इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम वेक्टर आर को रहने ही दे रहे हैं, लिख देंगे इंटीग्रल, क्या था? इंटीग्रल मॉड आर डॉट वेक्टर डी टी, डी टी न लिख के डी थीटा लिखेंगे। या तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा, z इक्वल टू सी थीटा लिख के x डॉट वाई डॉट जेड डॉट निकाले, वही काम पे होगा। r डॉट वेक्टर मीन्स d वेक्टर r अपॉन d पैरामीटर इक्वल्स टू ब्रैकेट माइनस ए साइन थीटा कामा ए कॉस थीटा कामा सी। हाँ, दरअसल ये ना माइनस ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप प्लस सी के कैप है। वेक्टर को ऐसे भी लिखते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, 3 टपल में तीनों के 3 कंपोनेंट्स लिख दिए, बस हो गया। फिर इसका मॉडुलस निकालना है, implies that mod r dot vector equal to अंडर रूट कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज कांस्टेंट। लिमिट्स की चर्चा कर लें। अब लिमिट्स देखिए, 3 टपल्स हैं दोनों, ए में कोई चेंज नहीं, 0 में कोई चेंज नहीं, ए जेड कोऑर्डिनेट में चेंज है, तो वहीं से उसी को उठा रहा। जेड इक्वल टू 0 एरो, z इक्वल टू 2 पाई सी, दैट इज, और z माने सी थीटा, सी थीटा इक्वल टू 0 से सी थीटा इक्वल टू 2 पाई सी। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू सी कैंसिल हो गया 2 पाई। देयरफॉर द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ इज, the required arc length is
एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई मॉड आर डॉट वेक्टर डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, अभी जो इक्वेशन दिया हुआ है वो एक्स वाई जेड की वैल्यूज किसके रूप में दिया हुआ है? थीटा के रूप में। डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? एक्स वाई जेड को एस के रूप में लिखिए। इसका मतलब हमें थीटा को एस से कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी हम एस की वैल्यू ऐसी निकालें जिसमें थीटा आए। एस इक्वल टू इंटीग्रल फिक्स्ड पॉइंट 0 to 2 पाई तक नहीं जाएंगे, जनरल पॉइंट तक जाएंगे जहां पे थीटा बराबर थीटा हो, और आर डॉट वेक्टर का मॉडुलस डी थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू एस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो इक्वेशन दिया है बच्चा, उसमें थीटा की जगह यही रख दो, बस हो गया। इंट्रिंसिक इक्वेशन में भी ऐसा ट्रीटमेंट आप करते थे, फिक्स्ड पॉइंट से जनरल पॉइंट तक आर्क लेंथ नापते थे। एस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रख दीजिए, लिखिए फिर। Thus, the equation of the curve in the natural form is, वैसे लिखिए आप भी, वेक्टर आर इक्वल टू ए कॉस थीटा था तो आप लिखिए ए कॉस एस बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर था ए साइन थीटा तो हो जाएगा ए साइन एस बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर था सी थीटा तो हो जाएगा सी एस बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रहा, ठीक। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखा जाए। Example number 2. To find the length of arc, of the curve of intersection of the surfaces x square upon a square minus y square upon b square equals to 1, comma x equal to a cos hyperbolic z by a from a00 to जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड। ये दो सरफेसेस की इक्वेशन है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। इन दोनों का कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, उस कर्व के आर्क की लंबाई निकालनी है। आर्क यहां से यहां मेजर किया जाएगा। तो जब भी कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस दिया हो तो समझो कि ये स्पेशल टाइप की कॉम्प्लिकेसी है। और इस कॉम्प्लिकेसी से निजात कैसे पाया जाता है ये देखिए आप। हम कर्व का पैरामीट्रिक इक्वेशंस सेट कर लेते हैं। कैसे सेट कर रहे हैं इसको गौर से देखिए, क्रिया कई बार करनी होगी कई एग्जाम्पल में। लेट z इक्वल टू 80 यहाँ पे
देन x इक्वल टू a कॉस हाइपरबोलिक t। अब आप देखें x की वैल्यू t के रूप में आ गई, z की वैल्यू t के रूप में आ गई, y बचा, इसकी मदद से वो भी निकाल लूँ। नाउ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वाई पर नजर रखिए, वाई चाहिए आपको। इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना होगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस 1 इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी। फार्मूला याद है, मैं लिख दे रहा हूँ। सिंस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर। दिस implies that y square equal to b square sin hyperbolic square t implies that y equal to b sin hyperbolic t। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज t के रूप में हमने निकाल लिया इन्हीं दोनों की मदद से, इन्हीं दोनों की मदद से निकाला है ना। यानी कि ये जो वैल्यूज आई हैं ये इन दोनों को संतुष्ट करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, माने इन दोनों के कॉमन पर्सन को सेटिस्फाई करती हैं, माने कि इन दोनों के कॉमन कर्व को सेटिस्फाई करती हैं, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन को। देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ कर्व ऑफ इंटरसेक्शन of the surfaces of the given surfaces लिख दो, कौन इक्वेशन लिखे, of the given surfaces are पैरामेट्रिक इक्वेशंस है ना, इसलिए बहुवचन में लिखते हैं, प्लूरल में लिखते हैं। x इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक t ये रहा, y इक्वल टू b sin हाइपरबोलिक t ये रहा, एंड z इक्वल टू ए टी। चाहो तो इस पर नंबर डाल दो, यही निगाह पड़ी ना, z इक्वल टू ए टी ले लो तो z बाई ए इक्वल टू टी हो जाएगा, तो ए कॉस हाइपरबोलिक टी हो जाएगा। आइडिया मिलता है, दोनों को देखोगे आइडिया मिलेगा, 4-6 एग्जाम्पल करोगे सब समझ में आ गया जी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। नाउ एक्स डॉट माने डी एक्स बाई डी पैरामीटर, पैरामीटर इज हियर टी, हम थीटा लेते हो थीटा पैरामीटर होता है, टी ले लिए टी हो गया। तो एक्स डॉट इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक टी का डेरिवेटिव माइनस नहीं होता है, साइन हाइपरबोलिक टी होता है, तो जाएगा ए साइन हाइपरबोलिक टी। वाई डॉट इक्वल टू, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है सावधानी से करिएगा, बी कॉस हाइपरबोलिक टी एंड जेड डॉट इक्वल टू ए। Therefore, under root x dot square plus y dot square plus z dot square equal to under root a square sin hyperbolic square t plus b square cos hyperbolic square t plus a square equals to under radical a square ब्रैकेट में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी प्लस 1 और प्लस बी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी प्लस 1, यहाँ देखो लिखा है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी प्लस 1 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी। अब फार्मूले में रखने से पहले चलो लिमिट्स निकाल लें। लिमिट्स a00 to xyz implies that x equal to a, y equal to 0, z equal to 0 to x equal to x, y equal to y, z equal to z, माने जनरल पॉइंट तक।
इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना है भाई, a cos हाइपरबोलिक t, a cos हाइपरबोलिक t इक्वल टू a, y b साइन हाइपरबोलिक t इक्वल टू 0, c a t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक, ऐसे लिख दे रहे। अब इन तीनों का कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, क्या t बराबर 0 होगा, चेक कर लीजिए। t बराबर 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, t बराबर 0 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, कॉस हाइपरबोलिक 0 1 होता है, तो a इक्वल टू 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये लिमिट आ गई। यहाँ पे मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहा हूँ सिंस, क्योंकि हो सकता है भूल गए हो हाइपरबोलिक के डेटा। साइन हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, एंड कॉस हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1। Thus, the required arc length is, the required arc length is s equal to integral, limit है 0 to t under root x dot square plus y dot square plus z dot square dt equals to integral 0 to t, इसकी वैल्यू निकाले थे हम लोग, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी डी टी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी का इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक टी लिमिट 0 टू टी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन हाइपरबोलिक टी माइनस साइन हाइपरबोलिक 0, साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, तो ये बराबर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक टी। लेकिन हम ये कहेंगे कि आंसर यहाँ मत छोड़िए, क्योंकि क्वेश्चन टी के रूप में नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन एक्स वाई जेड के रूप में दिया हुआ था, इसको आप चेंज कर दें। इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक टी को हम लिख दें, कहाँ गया इक्वेशन, साइन हाइपरबोलिक टी साइन हाइपर वाई अपान बी, यहाँ लिख दीजिए वाई अपान बी। अब ये आंसर है, कारण लिख दीजिए सिंस वाई इक्वल टू बी साइन हाइपरबोलिक टी। ये समझ रहे हैं ना, टी में बदले थे सहूलियत के लिए, फिर यहाँ कन्वर्ट क्यों कर दिए, क्योंकि भाई जिस टोन में जिस लहजे में प्रश्न हो उसी लहजे में जवाब होना चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे लपेट रहे हैं। ये है वीडियो नंबर 4, डिफरेंशियल ज्योमेट्री कर्व्स इन स्पेस। यहाँ तक बड़ी मुकम्मल तैयारी आप कर लीजिए, खूब जितना हमने बताया ये सब आपको एकदम तैयार होना चाहिए, बिल्कुल सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। मैंने क्लियर किया भी है, और इन पर बेस्ड टेंजेंट लाइन पर बेस्ड आर्क लेंथ पर बेस्ड एक्सरसाइज देखोगे, कोई भी बुक तुम पढ़ रहे होगे उसमें हल्के फुल्के क्वेश्चन ही होते हैं, हैवी प्रॉब्लम हम यहाँ पे करा दिए हैं, उनको आप अभ्यास कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कर्व्स इन स्पेस डिफरेंशियल ज्योमेट्री वीडियो नंबर 5 में आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।